9 मई 2003 को लखनऊ के तकरीबन सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक खास बैठक में व्यस्त थे। शाम के 4 बजे से चल रही इस बैठक में अगले दिन यानी 10 मई को शहर में होने वाले चुप ताजिया के जुलूस की तैयारियों पर चर्चा हो रही थी। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले हजारों लोगों के इस जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ पुलिस के लिए हमेशा से चुनौती रही थी। तभी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल अग्रवाल ने जिले के एसपी क्राइम राजेश पांडे और एसपी ट्रांस गोमती सत्येंद्रवीर सिंह को इशारे से बुलाया। अनिल अग्रवाल ने दोनों ही अधिकारियों को निशातगंज जाने को कहा। वहां की पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर 37-6 में एक महिला की हत्या की सूचना आई थी। यह महिला थी मधुमिता शुक्ला, जिसके बारे में शुरू में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इस केस को करीब से देख चुके आईपीएस राजेश पांडे से मिली है। पांडे बताते हैं कि इस हत्या को पुलिस लूट की वजह से हुई हत्या के तौर पर देख रही थी, इसलिए एएसपी क्राइम से कहा गया कि वो अपने ऑफिस में मौजूद उस एल्बम को साथ लेकर जाएं जिसमें इलाके के लुटेरों की तस्वीरें हैं, ताकि चश्मदीदों से हत्यारे की पहचान कराई जा सके। मकान के पहले ही कमरे में फर्श पर पड़ी युवा महिला की लाश देखते ही पुलिस को लगा कि इनको बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है। पेपर मिल कॉलोनी के 2 कमरों के छोटे से मकान में हुई यह हत्या अगले कुछ घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचाने वाली थी। जब पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में 2 लोग मौजूद थे। एक थी मृतक की जुड़वां बहन निधि शुक्ला और दूसरा था घर में काम करने वाला देशराज। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले मधुमिता के जानने वाले 2 लोग इस घर में आए थे। उन्होंने दोनों को घर के अंदर बुलाया और देशराज को चाय बनाने को कहा। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे बताते हैं, देशराज चाय बना ही रहा था कि उसे घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से चूल्हे की आंच को बंद कर रसोई से बाहर आया तो देखा कि दीदी यानी मधुमिता शुक्ला के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उधर घर आए दोनों लोग मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के कमरे से उनका मोबाइल फोन और एक डायरी जब्त की। निधि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन एक कवयित्री थी। अब तक पुलिस इस हत्या को अपराध की एक घटना की तरह ही ले रही थी। जब पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के मोबाइल फोन में मौजूद नंबर देखे और मैसेज पर पुलिस की नजर गई तो उन्हें समझ में आने लगा कि ये सामान्य कवयित्री नहीं है। फोन में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का नंबर सेव था। इसके करीब 1 घंटे बाद लखनऊ के एसएसपी अनिल अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अनिल अग्रवाल से कहा कि वो अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। दरअसल निधि शुक्ला 4 बजे शाम अपनी बहन के घर पहुंच गई थीं, लेकिन उन्होंने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना 7 बजे शाम को दी थी। निधि के बार-बार कहने पर पत्रकारों और सिपाहियों को एसएसपी ने उस जगह से दूर जाने को कहा। फिर वरिष्ठ अधिकारियों को निधि शुक्ला ने बताया कि उनकी बहन यानी मधुमिता शुक्ला गर्भवती थीं और उसके गर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और अगले दिन के अखबारों की सुर्खियों में थी। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री थे। इससे पहले वो साल 1997 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासन के दौरान कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। यूपी एसटीएफ में रह चुके और मधुमिता शुक्ला की हत्या के समय लखनऊ के एसपी क्राइम रहे राजेश पांडे के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे। पहले वो हरिशंकर तिवारी के साथ थे और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका नाम एक अपराधी के तौर पर कई जगहों पर दर्ज था। अमरमणि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर ब्राह्मण नेता के तौर पर पहचान बन चुकी थी। वो साल 1989, 1996 और फिर 2002 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। मधुमिता की हत्या के अभियोग के बाद भी साल 2007 में वो नौतनवा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया याद करते हैं, मायावती शुरू में अमरमणि त्रिपाठी को मानती बहुत थीं। अमरमणि बोलते बहुत कम थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी आती थी। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों पर दबाव बनाने की भी खूब कोशिश की थी। हत्या के अगले दिन शव का पोस्टमार्टम कराया गया और अमरमणि पूरे समय के लिए अपने कई लोगों के साथ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। राजेश पांडे के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद अमरमणि ने शव को मधुमिता शुक्ला के घर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना करा दिया और उसके भ्रूण का नमूना तक नहीं लेने दिया ताकि इसकी डीएनए जांच न हो सके।
पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद एक पत्रकार ने इसकी सूचना तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को दी। अनिल अग्रवाल के आदेश पर लखीमपुर खीरी से शव को दोबारा लखनऊ लाया गया। भ्रूण का डीएनए सैंपल लेकर उसी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला याद करती हैं, हम लोगों ने लखनऊ से 110 किलोमीटर का सफर कर लिया था और हरगांव पहुंच चुके थे। हमारा घर महज 25 किलोमीटर दूर था और हमें वापस लखनऊ जाने का कहा गया। शुरू में तो हमें संदेह हो रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी दौरान अमरमणि त्रिपाठी ने इस मामले में खुद को फंसाने का आरोप लगाया और सरकार ने लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडेय का तबादला जालौन कर दिया गया। उन्हें तत्काल बॉर्डर पुलिस ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। उसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दे दी गई, लेकिन सीआईडी के 2 अधिकारी पूछताछ के लिए अमरमणि त्रिपाठी के घर पहुंच गए तो उन्हें भी राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। राज्य सरकार की इस तरह की कार्रवाई बताती है कि उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद कितना बड़ा था। सरकार के ऐसे फैसले से यह मामला न्यूज चैनलों और अखबारों की बड़ी खबर बन गया था। इस दबाव और मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की मांग पर 1 हफ्ते बाद ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। उसके बाद 17 मई साल 2003 को सीबीआई की टीम ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। सीबीआई ने यह जांच अपने एक अधिकारी राजा बालाजी को सौंपी थी। निधि शुक्ला का दावा है कि यह मामला सीबीआई को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर सौंपा गया था। निधि शुक्ला कहती हैं, मधु को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने पिछले 20 साल से कई दरवाजों पर दस्तक दी है, कई लोगों को पत्र लिखे, मेल किया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री रह चुके अटल जी से उनके दिल्ली के आवास 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर मिलने गई थी। निधि शुक्ला के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बताया था कि मधु की हत्या के समय वो विदेश दौरे पर थे और किसी विदेशी अधिकारी ने अखबारों में इस खबर को देखकर उनसे पूछा था कि आपके देश में ये क्या हो रहा है। निधि का दावा है कि अटल जी को यह बहुत बुरा लगा था और उसके बाद अटल जी ने भारत में एक वरिष्ठ नेता को फोन कर कहा था कि मेरे देश लौटने तक यह मामला सीबीआई के पास होना चाहिए। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मायावती ने अमरमणि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। पीएल पुलिया बताते हैं, अमरमणि त्रिपाठी इन आरोपों के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा नहीं लिया बल्कि खुद मंत्री पद से हटाया था। अमरमणि और मधुमिता का संपर्क कैसे हुआ? मधुमिता शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी की रहने वाली थीं। स्कूल के समय से ही मंच पर कविता, तीखे व्यंग्य और राजनीतिक टिप्पणी की वजह से लोग उन्हें खूब पसंद करने लगे थे। इसी दौरान साल 2000 के आसपास दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में मधुमिता की मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी और उनकी 2 बेटियों से हुई। निधि शुक्ला के मुताबिक सभी लखनऊ और इसके पास के थे, इसलिए उसी समय से मधु और उनमें काफी अच्छे संबंध हो गए। बाद में सावित्री मणि कई बार मधुमिता से मिलने उसके घर भी आई थीं। एक बार मधुमिता भी उनके घर गईं, तभी अमरमणि त्रिपाठी से उनकी मुलाकात हुई। अमरमणि ने मधुमिता से अपने भाषणों के लिए कुछ पंक्तियां लिखने को कहा और दोनों के बीच संपर्क शुरू हो गया। उसके बाद दोनों के बीच लगातार मुलाकात होने लगी और वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इसकी सूचना अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी मिली। जाहिर है इसके बाद उनकी अपने पति यानी अमरमणि त्रिपाठी से भी बहस और झगड़ा होने लगा। लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडेय के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि एक बार मधुमणि त्रिपाठी किसी से जानकारी मिलने के बाद मधुमिता के घर पहुंच गई थीं और दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था। हत्या की योजना, मधुमिता शुक्ला और मधुमणि त्रिपाठी के बीच कई बार फोन पर भी झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मधुमिता शुक्ला ने उन्हें यह भी बताया था कि अमरमणि त्रिपाठी की वजह से वो 2 बार गर्भवती हो चुकी हैं और दोनों बार उसे अबॉर्शन कराना पड़ा। पुलिस के मुताबिक जब मधुमिता शुक्ला तीसरी बार गर्भवती हो गई, तब मधुमणि त्रिपाठी भी अपने करीबियों के जरिए मधुमिता की हत्या की योजना बनाने लगी, क्योंकि मधुमिता तीसरी बार गर्भ गिराने को तैयार नहीं थी। करीबियों ने बाद में इस साजिश की सूचना अमरमणि त्रिपाठी को भी दे दी। राजेश पांडेय के मुताबिक उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी भी इस साजिश में शामिल हो गए। जिस दिन मधु की हत्या हुई उस दिन उसकी उम्र 19 साल 1 महीना और 6 दिन की थी। अमरमणि के इतिहास और चरित्र के बारे में सब जानते थे। उसने मधु की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बनाया और फंसाने की कोशिश की। वो समझ नहीं पा रही थी। इस मामले में यह भी साबित करने की कोशिश हुई थी कि मधुमिता शुक्ला की शादी आईआईटी कानपुर के एक छात्र से
नवंबर 2002 में हो गई थी। इसके लिए कॉलेज हॉस्टल के एक छात्र का अपहरण कर उसे गवाह बनाने तक की कोशिश हुई। इसे साबित करने के लिए मधुमिता शुक्ला का फर्जी कॉल डिटेल भी सीबीआई को सौंपने की कोशिश की गई। दरअसल आईआईटी में एक कवि सम्मेलन के आयोजन के सिलसिले में एक छात्र की मधुमिता से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, इसके लिए शादी कराने वाला एक पंडित और एक नाई तक को तैयार कर उन्हें गवाह बनाने की कोशिश की गई। राजेश पांडेय ने बीबीसी को बताया है कि अमरमणि त्रिपाठी कुछ भी मैनेज करने में माहिर आदमी थे। बाद में आईआईटी कानपुर के निदेशक ने अपनी जांच में अपने छात्र को बेकसूर पाया और इसकी शिकायत उस समय के प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी तक से की थी। डीएनए जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2003 में अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी कुछ हफ्तों के बाद ही अमरमणि को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। निधि शुक्ला आरोप लगाती हैं, हमारे गवाहों को डराया धमकाया जाने लगा, हमारे 3 गवाह टूट गए। यहाँ तक कि गवाहों ने कहा कि इतनी धमकी मिल रही है तो आप जिंदा कैसे हैं। मैं बात समझ गई और केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अमरमणि की जमानत रद्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तराखंड में ट्रांसफर कर दिया गया था। देहरादून के सीबीआई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संजय राय समेत 6 अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या में शामिल अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गोरखपुर वापसी से रिहाई तक उत्तराखंड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को साल 2012 में गोरखपुर के जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2013 में अमरमणि गोरखपुर के ही बीआरडी कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच गए। इससे पहले उनकी पत्नी भी इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। निधि शुक्ला का आरोप है कि अमरमणि और उनकी पत्नी को हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में होना चाहिए था, लेकिन बीते 10 साल से वो लोग गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हैं। गोरखपुर उनका घर है और उन्हें ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज देहरादून या किसी अन्य जगह पर नहीं हो सकता। साल 2013 में भी अमरमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी रिहाई के लिए अपील की थी, लेकिन उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को नामंजूर कर दिया था कि अमरमणि को सजा दूसरे राज्य में हुई है, इसलिए यूपी सरकार रिहाई नहीं दे सकती। निधि शुक्ला ने अमरमणि और उनकी पत्नी को गोरखपुर में रखने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का एक मामला भी दर्ज कराया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले को उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड भेजा गया था। इसी महीने की 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। निधि शुक्ला का दावा है कि ऐसी खबर पूरी तरह गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि हमने ऐसी कोई याचिका डाली ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसके लिए हमसे अलग से अपील करने को कहा है। निधि शुक्ला बताती हैं, मुझे किसी ने बता दिया था कि राज्य सरकार अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ने की योजना बना रही है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन मैंने इसकी तारीख बता दी और यही मुझसे गलती हो गई। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही 24 अगस्त को ही अमरमणि को रिहा करने का फैसला कर लिया। दरअसल राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि उम्र कैद कैदियों ने अगर कम से कम 14 साल कैद की सजा काट ली हो और इस दौरान उसका आचरण अच्छा हो तो जांच और रिपोर्ट के आधार पर ऐसे कैदी को रिहाई दी जा सकती है। राज्य सरकार ने अमरमणि और उनकी पत्नी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले में रिहाई दे दी है। ये शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें उम्र कैद की सजा पाए किसी कैदी की रिहाई का परवाना जेल की बजाय अस्पताल पहुंचा हो और जो जेल की जगह अस्पताल से रिहा हुआ हो। हालांकि अमरमणि और उसकी पत्नी की रिहाई का परवाना उन्हें मिल चुका है, यानी कानूनी रूप से दोनों अब आजाद हैं। उत्तर प्रदेश के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा हो गई है।